खबरें तफसील से। पार्लियामेंट की मॉनसून इजलास का 19 जुलाई से आगाज होगा। पार्लियामेंट का मॉनसून इजलास 13 अगस्त तक चलेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि अरकान पार्लियामान अवाम के हुकूक और इसके हल के लिए ऐवान के वकार को बरकरार रखेंगे। सदन के सभी फ्लोर लीडर, सभी दल के नेताओं की बैठक होगी, जिसमें उन सब के विचार जाने जाएंगे। हमारी कोशिश है सदन में व्यापक चर्चा हो, विचार विमर्श हो, तर्क हो, ताकि हम सदन के माध्यम से देश की जनता का अधिकतम कल्याण कर सके, उनके बुनियादी मुद्दों को समाधान कर सके। जो भी माननीय सदस्य सदन में मुद्दा उठाता है, सरकार ने एक सार्थक पहल की है कि 377 के जो भी मुद्दे माननीय सदस्य उठाते थे, पहले लोकसभा सत्र के अंदर 60%, 35% के जवाब आते थे। अब 377 के जवाब विद इन 1 मंथ के अंदर उनको 95% के जवाब मिलते हैं। हमने कोशिश की है कि 19 तारीख को जब सत्र शुरू होगा, उसके पहले सभी मान्य सदस्यों ने जो 377 के मुद्दे उठाए उनके जवाब मिलेंगे। शून्यकाल के अंदर भी जो विषय उठाए हैं उसके बारे में भी सरकार ने बहुत गंभीरता से संज्ञान लिया है और उन विषयों को भी सरकार ने संज्ञान लेकर मान्य सदस्यों को अवगत कराया। कई के लिखित जवाब दिए गए, कईयों को डायरेक्शन दिए गए कि मान्य सदस्यों से मिलकर जिन तथ्यों को उन्होंने उठाया उनकी जानकारी प्राप्त करें और कैसे समाधान हो सकते हैं उसके विकल्पों को ढूंढें। तारीख से संसद का मानसून सत्र हो रहा है और इसकी तैयारियों के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो संसद भवन परिसर का मुआयना कर रहे हैं। और इस वक्त हम सेंट्रल हॉल में हैं, जहाँ सामान्यतः लोग जो है वो नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो है वो यहाँ पर जो व्यवस्था है उसकी तैयारियाँ कर रहे हैं। आखिरकार कोविड गाइडलाइन का किस तरह से पालन किया जाएगा यहाँ पर, या फिर किस तरह से जो सांसद हैं वो यहाँ पर जब बैठेंगे तब उनका किस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट होगा, क्योंकि जो कोविड गाइडलाइन के तहत जो है नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की बात जो है वो की जाती है या फिर अन्य जो नियमों में बदलाव किए जाते हैं, उसका जो है वो मुआयना जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप ओम बिरला जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। उनके अधिकारी जो हैं उन्हें इसकी जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संसद का मानसून सत्र किस तरह से सुचारू तौर पर चले और किस तरह के गाइडलाइंस का पालन किया जा सके, सभी जगहों का मुआयना कर रहे हैं। इस वक्त हम सेंट्रल हॉल में हैं, जहाँ पर सांसद है जो है, मंत्री जो है जो बैठते हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं ओम बिरला और इस जगह का मुआयना कर रहे हैं। कल यानी 13 जुलाई को तेलंगाना काबीना का अहम इजलास मुनक्किद होने वाला है। इजलास के दौरान रियासत के मुख्तलिफ महकमों में खाली 50,000 असामियों को भर्ती करने की मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा प्रमोशन को भी ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। मरकजी हुकूमत ने रियासत में जोनल सिस्टम को मंजूरी दे दी है। पिछले चंद दिनों से तमाम महकमों से डेटा हासिल कर लिया गया है। सरकारी जराये के मुताबिक रियासत के 32 महकमों में जुमला 50,000 से जायद खाली असामियों पर भर्तियां होने वाली है। कल मुनक्किद होने वाली काबीना इजलास में खाली असामियों की भर्ती की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में सीएए के एहतजाज के दौरान हुए माली नुकसान की भरपाई मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सीएए के एहतजाज के दौरान कई जायदादों को नुकसान पहुंचा था, जिस पर यूपी हुकूमत ने एहतजाज में शामिल लोगों से भरपाई करने के लिए नोटिस जारी किया था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके लिए कानून बना है और ट्रिब्यूनल के जरिए ही कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस रिमार्क के बाद इन लोगों को कुछ हद तक राहत मिली होगी, जिनको यूपी हुकूमत की जानिब से नोटिस मिला था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से यह कहा है कि सीएनआरसी के दौरान सार्वजनिक संपत्तियों को जो नुकसान पहुंचाया गया था और नुकसान की भरपाई करने के लिए जिला प्रशासन ने जिन आरोपियों को नोटिस जारी कर यह कहा था कि उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उस पर
कोई कार्रवाई ना की जाए। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा कि जो नए कानून बनाए गए हैं, यानी कि ट्रिब्यूनल के द्वारा ही इस पूरे मामले की सुनवाई की जाए और कानून के मुताबिक ही तमाम आरोपियों पर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई थी। उस अर्जी में यह कहा गया था कि उत्तर प्रदेश सरकार उन तमाम आरोपियों का पोस्टर चस्पाकर उनके घरों की भरपाई करने की बात कर रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को कहा था कि इस मामले को लेकर कोई नया कानून बनाया जाए। बहरहाल यूपी सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई है कि इस पूरे मामले को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक ट्राइब्यूनल का गठन किया गया है और ट्राइब्यूनल इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई करेगी। इस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि उन तमाम आरोपियों पर फिलहाल यूपी सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी जिनको जिला प्रशासन ने संपत्ति को जब्त करने के लिए पहले नोटिस जारी किया था। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी से उन तमाम आरोपियों को एक बड़ी राहत मिली है जिनको फिलहाल ये डर था कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश सरकार उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई कर सकती है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18। अब बात करते हैं दारुल हुकूमत दिल्ली की, जहां पानी के मसले पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टी ने आज मुजाहिरा किया और वजीर आला अरविंद केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने एहतजाजियों को रोकने के लिए पानी की बूछार किया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। बीजेपी का इल्जाम है कि दिल्ली हुकूमत ने पानी मुफ्त देने का वादा किया था, लेकिन लोग एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। जिस तरीके से लगातार दिल्ली में पानी की समस्या बढ़ती जा रही है, हमारे साथ दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी बात करने के लिए मौजूद हैं। वाटर कैनन किया गया है, आप देख भी सकते हैं पूरी तरीके से भीगे हुए हैं। सर, पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार तो दावा कर रही थी कि पानी मुफ्त देंगे, बिजली मुफ्त देंगे। देखिए, बिजली हाफ और पानी माफ के मुद्दे पर इन्होंने सरकार बनाई थी और पिछले 7 सालों में इन्होंने दिल्ली जल बोर्ड का दिवाला निकाल दिया है। आज दिल्ली जल बोर्ड जो 800 करोड़ रुपए के मुनाफे पे चल रहा था, 57,000 करोड़ के घाटे पे चल रहा है। यानी दिल्ली जल बोर्ड को कंगाल और बर्बाद करने वाले ये दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। और एक भी नया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बनाना, पानी की समस्या लगातार बने रहना। दिल्ली की पानी की जरूरत 900 MGD है, उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं करना। आज दिल्ली के हालात बहुत खराब है, लोगों को घरों में पानी नहीं मिल रहा है, आ रहा पानी वो गंदा आ रहा है और टैंकर माफिया अलग से सक्रिय है। लेकिन सर, राघव चड्ढा का तो कहना है कि पानी की जो समस्या हो रही है, हरियाणा की तरफ से पानी नहीं मिल रहा है। देखिए, जब कोरोना था तो ऑक्सीजन प्रधानमंत्री जी दे, वेंटिलेटर प्रधानमंत्री जी दे, ऑक्सीमीटर प्रधानमंत्री जी दे, दिल्ली के अंदर वैक्सीन प्रधानमंत्री जी दे। ये काय के लिए बने? राशन प्रधानमंत्री जी दे। तो ये सिर्फ बात करने के लिए बने हैं? ये अपने पैसे, दिल्ली की जनता का पैसा विज्ञापन पे खर्च करने के लिए बने? और आज पानी जो प्योरली दिल्ली सरकार के अंतर्गत है, दिल्ली जल बोर्ड है, उसकी एजेंसी है जिनका काम है दिल्ली के लोगों को साफ पानी उपलब्ध कराना, सीवरेज की व्यवस्था करना। आज वही अपनी नाकामी छुपाने के लिए कह रहे कि हरियाणा ने नहीं दिया। अरे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी है। आपको पानी जो हरियाणा के पानी 500 MGD मिलना था, जो रिकॉर्ड है उसके अनुसार आपको 640 मिल रहा है, लेकिन आपको पानी के ट्रीटमेंट प्लांट तो आपको लगाने हैं। सर, पानी को लेकर जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, कई कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन भी किया गया, क्या कुछ लोगों को चोट भी आई है, हाथापाई भी हुई यहाँ पे? देखिए, जब कोई संघर्ष होता है तो वहाँ पर कोई आराम का काम नहीं होता है। हम जनता के संघर्ष के लिए निकले हैं। पुलिस की लाठियां भी खाएंगे और केजरीवाल के षड्यंत्र भी सहेंगे, लेकिन हम दिल्ली की जनता को साफ सुथरा पानी दिलाकर रहेंगे। इसके लिए हमारा कार्यकर्ता, एक एक कार्यकर्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री की ईंट से ईंट बजा देगा। बस एक आखिरी सवाल है सर, ये जो लड़ाई सड़कों पर उतरकर शुरू हुई है, कहाँ तक जाएगी आगे? देखिए, अंतिम निर्णय तक, परिणाम तक जाएगी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री जब तक दिल्ली की जनता का सुध नहीं लेंगे, और आज ये जो संघर्ष हुआ है, ये संघर्ष की शुरुआत है। ये संघर्ष बहुत भीषण होगा और इस दिल्ली के अंदर व्यवस्थाएं सही हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरता रहे। देखा, ये हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, जिनका कहना है कि दिल्ली की समस्या को लेकर वो सड़कों पर उतरे और जब तक दिल्ली के
समस्या बढ़ती जा रही है। इसको लेकर बीजेपी सड़कों पर उतरी है। केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है और प्रदर्शनकारियों पर जिस तरीके से वाटर कैनन भी किया गया। नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, पानी की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकार का दावा था कि बिजली पानी मुफ्त देंगे। देखिए, 2013 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से वायदा किया, यदि दिल्ली में उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली के लोगों को 24 घंटे स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे। आज दिल्ली को हर महीने 1300 MGD पानी की आवश्यकता है और आज दिल्ली को मिल रहा है 850 MGD पानी। लगभग हमारे पास 600 MGD पानी की कमी है। दिल्ली के लोगों को मालूम होना चाहिए कि हम यमुना के किनारे किसानों से ज़मीन किराए पर लेकर वहाँ गड्ढे बनाएंगे और बरसात के पानी को इकट्ठा करके उसको ट्रीट करके दिल्ली के लोगों को देंगे। 57,000 करोड़ रुपया पिछले 7 सालों में जल बोर्ड को दिया है। जो जल बोर्ड 800 करोड़ रुपए मुनाफे में चल रहा था, आज वो 2,000 करोड़ रुपए घाटे में चल रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि 57,000 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल कहाँ गया? तुमने जितनी योजनाएं घोषित की थी, एक भी योजना यदि पूरी हुई हो तो आप मेरी सजा तय कर देना। और मैं अरविंद केजरीवाल को, डॉक्टर सत्येंद्र जैन को और राघव चड्ढा को चुनौती देता हूं, जहां चाहे, जिस चैनल पे चाहें, जिस मंच पर चाहें, वो जल बोर्ड को लेकर हमारे साथ चर्चा कर लें, बहस कर लें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विदुड़ी, जिनका कहना है कि दिल्ली सरकार ने पानी को लेकर तमाम दावे किए थे। उन दावों को अगर हम सामने देखें तो कुछ भी दावा पूरा नहीं किया गया है। उसके साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से आज वो प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे, प्रदर्शन के दौरान जो वाटर कैनिंग की गई उसमें कोई केमिकल मिला हुआ था। यहाँ तक भी उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी आंखें खराब करने की कोशिश भी दिल्ली सरकार की तरफ से की गई। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। मुल्क में पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। तेल कंपनियों ने आज एक नए अंदाज में पेट्रोल डीजल की कीमतें तय किए हैं। पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 30 पैसे का इजाफा, जबकि डीजल की कीमत में 16 पैसे की कमी कर दी गई है। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी के बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है। कोरोना से मुल्क के कई शोबे मुतासर हुए हैं, लाखों अफराद बेरोजगार हो गए हैं। इसके बावजूद मरकजी हुकूमत पेट्रोल डीजल पर टैक्स में इजाफे करते हुए आम आदमी पर मजीद माली बोझ आयद कर रही है। कीमतों में तब्दीली के बाद हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 105 रुपये 15 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 97 पैसे 78 पैसे हो गई है। पेट्रोल गैस की कीमतों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की जानिब से रियासत भर में एहतजाज किया गया। हैदराबाद में इंदिरा पार्क पर तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट अंजन कुमार यादव की क़यादत में एहतजाज किया गया। इस दौरान अंजन कुमार यादव बेल बंडी पर सवार होकर इंदिरा पार्क पहुंचे। एहतजाजी कांग्रेस लीडरों और कारकुनान ने मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। पुलिस ने कई एहतजाजियों को हिरासत में भी लिया। पेट्रोल की कीमत में 28 पैसे का इजाफा आज हुआ है, जबकि डीजल की कीमत में मामूली कमी की गई है। ताज़ा इजाफे के बाद दारुल दिल्ली में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 101 रुपये 19 पैसे हो गई है। मुंबई में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये से तजावुज कर गई। एक महीने से दिन भर दिन ये पेट्रोल का दाम और डीजल का दाम बढ़ते जा रहा है। इससे क्या हो रहा है बोल तो हम जैसे जो मिडिल क्लास फैमिली से और लोअर मिडिल क्लास फैमिली से जो डेली हमारे को जॉब करे तो ही हमारे को घर में चलता है, तो ऐसे लोगों को ये पेट्रोल के दाम और डीजल के दाम बढ़ने से क्या हो रहा है बोले तो ये जो बर्डन है हमारे ऊपर दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। सर, आज के दौर में कॉमन आदमी तो जिंदा रह ही नहीं सकता, ऐसे भाव है। तो हम लोग जॉब कर रहे हैं तो हमको 100 रुपये का पेट्रोल अभी 93 पॉइंट्स आ रहा है, हमको क्या पुराएगा? ये इसके लिए सब बीजेपी जिम्मेदार है, मोदी सरकार जिम्मेदार है। ये पेट्रोल के दाम, ये कोरोना, ये सब ये गवर्नमेंट का ही किया कराया हुआ। सर, वो बहुत दिक्कत आ रही सर। पहले में कैसा, अभी गाड़ी चलाती तो उस टाइम में ज़्यादा गाड़ी चलाना इधर उधर अच्छा लगता था, अभी लेकिन बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। 107 रुपये में ज़्यादा गाड़ी भी नहीं चल पा सकते थे। अभी साइकिल लेने
जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि दफा 370 की मनसूखी जम्मू के लिए भी फायदेमंद नहीं। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मैं जम्मू के मसाइल को उजागर करना चाहती हूँ। रोज बरोज नए नए ऑर्डर्स आते हैं, नए नए फरमान आते हैं। जैसा आपको मालूम है, लेटेस्ट फरमान है दरबार मुँह के हवाले से। देखिए, जो 370 या 35 से जो डोमिसाइल लॉ हमारे, ये कोई हमें किसी बाहर के मुल्क ने नहीं दिए थे, बल्कि हमारे मुल्क के देने से पहले भी यहाँ के जो महाराजा थे, उन्होंने यहाँ की टोपोग्राफी, यहाँ की डाइवर्सिटी को देख के जम्मू कश्मीर के लोगों की, कश्मीरियों की शिनाख्त, डोगराज की शिनाख्त को बचाने के लिए, मुस्लिम हिंदू को नहीं, सबको बचाने के लिए, शिनाख्त को बचाने के लिए ये कानून लाया था। इसके एब्रोगेशन के बाद जो हम देख रहे हैं कि सबसे बड़ा टारगेट जो है, कह रहे थे कि सब कुछ ये पूरा मुल्क के साथ मिल जाएगा, जैसे कि पहले मिला नहीं था। जैसे पहले हमारी बाउंड्री कहीं और थी तो अब जाके मिली है। तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ हर चीज की, जैसे 370 खत्म करना, सिर्फ उसका मकसद था जम्मू कश्मीर को लूटना। मामूली सी चीज है, बाजरी से शुरू कर लीजिए आप। बाजरी हो, पहले ये मंदिरों का शहर है, इसको शराब का शहर बनाना चाहते हैं। अब कम से कम अगर यहाँ के लोगों को, यहाँ के दुकानदार को उसका फायदा होता, वो भी बाहर के लोगों को उनका ऑक्शन दे दिया उसका। हमारी ट्रांसपोर्टर्स जो हैं इसको मुसीबत में हैं, टोल टैक्स, ये टैक्स, वो टैक्स, टोकन टैक्स, पता नहीं क्या क्या है। आप जानते हैं पेट्रोल की कीमतें कितनी बढ़ गई हैं। हमारे किसान मुसीबत में हैं। अभी मेरे पास मिले थे कुछ किसान ने कहा जो कनाल्स हैं, जो टेल एंड पे गाँव हैं, उनका बेड़ा गर्क हो रहा है, उनको पानी नहीं मिल रहा है। इसी तरह दरबार मुँह का जो आखिरी फरमान आया है, ये भी हमारे महाराजा के वक्त में था। वो चाहते थे कि सर्दियों में लोग जम्मू कश्मीर जाएं, वहाँ इंटरेक्शन हो। ये खाली इसमें इकोनॉमी की बात नहीं है कि हमारे कश्मीर के लोग यहाँ आते हैं, खरीदारी करते हैं, बल्कि ये हमारा जो सोशल फैब्रिक है, जो हमारा भाईचारा है, ये उसकी बुनियाद। मैंने पहले भी कहा, अभी भी कहती हूँ, हालांकि कोशिश की जा रही है कि हिंदू मुस्लिम जो हमारे यहाँ जम्मू में जो भाईचारा है, उसको ट्राइबल्स को तंग करके, उनको ज़मीनों से खदेड़ के, लिंचिंग करके उसको बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मगर उसके बावजूद मुझे फख्र है, ये जम्मू अभी पूरी रियासत में, क्या पूरे मुल्क में वाहिद एक ऐसी जगह है जहाँ असली हिंदुस्तान, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कश्मीरी, पहाड़ी, डोगरा, गुजर, आप बाजार जाओ आपको सब मिलेंगे। ऐसा अभी हमारी कश्मीरी वैली में नहीं है। वहाँ एक ही रंग के फूल हैं, यहाँ तरह तरह के फूल हैं। उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, और ये कोशिश मैं उम्मीद करती हूँ कि जम्मू के लोग इसको कुलियतन कामयाब नहीं होने देंगे। आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज असेंबली इजलास के पहले दिन आसाम कैटल प्रिजर्वेशन बिल 2021 पेश किया। इस बिल के तहत मवेशियों के गैर कानूनी ट्रांसपोर्टेशन और ज़बह पर पाबंदी की तजवीज़ है। इस कानून से किसी भी मवेशी का ज़बह गैर कानूनी होगा। अब बात करते हैं तूफानी बारिश की। कोरोना वबा से अभी उबर भी नहीं पाए थे कि बारिश, सैलाब और आसमानी बिजलियों ने कहर बर्पा करना शुरू कर दिया है। कुदरती आफात का होलनाक मंजर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। सिर्फ राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के चंबल में 7 अफराद की मौत हुई। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने नाले को, नदी और सड़कों को सैलाब में तब्दील कर रखा है। कई जगह बादल फटने के वाकयात रूनुमा हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई जगहों पर सड़क राबता
मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी कैफियत पैदा हो गई है। शहराएं बंद है, आमद-ओ-रफ्त मुतासिर है। बारिश और जमीन खिसकने से हादिसात का खतरा मजीद गहरा बना हुआ है। मरकज और रियासत ने कुदरती आफात से हुई जानी नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया और मुतासरीन की मदद की यकीन दहानी कराई। खलीज बंगाल में हवा के कम दबाव का सिलसिला बरकरार है, जिसकी वजह से तेलंगाना में जनूब मगरबी मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल तेलंगाना भर में बारिश हो सकती है। कल तेलंगाना रियासत के 42 मकामात पर मूसलाधार बारिश हुई, जिसकी वजह से आम जिंदगी मुतासिर रही। सड़कों और नसीबी इलाकों में पानी जमा हो गया था। तेज बारिश की वजह से तेलंगाना के मुख्तलिफ मकामात पर कोयला की पेड़ ठप पड़ गए हैं। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद व इन्हसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही है। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं।